साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन का विकास। स्थानीय स्वशासन की यदि हम बात करें तो उसका तात्पर्य है कि किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका का राजस्थान में विकास होता है। राजस्थान में यदि स्थानीय स्वशासन पे हम दृष्टिपात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व हमें जाना होगा, क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज और नगर पालिका जैसी संस्थाओं का विकास स्वतंत्रता से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। हालांकि 1992 तक, वर्ष 1992 तक ये संस्थाएं जो राजस्थान में कार्य करती थी पंचायती राज और शहरी स्वशासन के संदर्भ में, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जब 1992 में संविधान संशोधन किए गए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से शहरी स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन के बारे में हमारे संविधान में कुछ उपबंध किए गए, उसके पश्चात इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है और संविधान में किए गए उपबंधों के अनुसार ये संस्थाएं चलती हैं। यहाँ विशेष बात हमें ध्यान देनी है कि जब संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिका संबंधी प्रावधान जोड़े गए, तो उस समय संविधान में लिखा गया कि पंचायती राज और शहरी स्वशासन के कुछ बातें तो संविधान में बता दी जाएंगी और कुछ बातों को संविधान में ही ये लिखकर छोड़ा गया कि इनके संबंध में विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल क्या करेंगे, कानून बनाएंगे और उसके अनुसार उस व्यवस्था को तय करेंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज और नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान है, उनमें से कुछ तो सीधे संविधान में लिखे गए हैं और कुछ हमारे विधानमंडल द्वारा यानी राजस्थान राज्य की विधानसभा द्वारा कानून बनाकर क्या किए गए हैं, उनके संबंध में व्यवस्था की गई है। कानून बनाकर व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि संविधान में ये लिखा गया कि कुछ बातें पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के बारे में राज्य के विधानमंडल तय करेंगे। तो दो बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे कि क्या चीज़ें तो संविधान में लिख दी गई और क्या चीज़ें संविधान द्वारा राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दी गई कि इस संबंध में राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राजस्थान में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन का विकास होता है। स्थानीय स्वशासन के विकास के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का विकास स्वतंत्रता से भी पूर्व प्रारंभ हो चुका होता है और वर्ष 1864 की यदि हम बात करें तो माउंट आबू में पहली बार राजस्थान में सर्वप्रथम माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना आज़ादी से काफ़ी समय पूर्व ही कर दी जाती है। तो इस मामले में हम पाते हैं कि राजस्थान स्थानीय स्वशासन के विषय में अन्य राज्यों की अपेक्षा पहले से ही 2 कदम बढ़ के कार्य कर रहा था। उसके बाद 1866 में अजमेर में नगर पालिका स्थापित होती है। आगे जाते हैं तो 1867 में ब्यावर में भी नगर पालिका की स्थापना कर दी जाती है। 1869 में जयपुर में नगर पालिका की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1864 से लेके 1869 तक के जो वर्ष थे, उनमें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में जो प्रयास हैं वो राजस्थान में प्रारंभ हो जाते हैं। वर्ष 1929 में बीकानेर में पंचायती राज कानून बनते हैं। तो इस प्रकार से 1929 में आकर पंचायती राज संस्थाओं के विकास के प्रयास भी प्रारंभ हो जाते हैं। 1938 में इसी प्रकार से जयपुर में पंचायती राज कानून बनता है। फिर 1943 में सिरोही में पंचायती राज कानून बनता है और फिर उसके बाद 1944 में भरतपुर में पंचायती राज संबंधी कानून बनता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता से पूर्व ही शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के जो विकास के प्रयास हैं वो राजस्थान में प्रारंभ हो चुके होते हैं। उसके बाद जैसे ही भारत आज़ाद होता है, राजस्थान भी इस संदर्भ में जब क्या हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त करता है, तो जो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के विकास की गति को तेज करने के जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं और इस संबंध में कुछ कमेटी राजस्थान में गठित की जाती हैं जिनको स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए अपनी सिफारिशें देनी होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी कमेटियां स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन के विषय में राजस्थान में गठित की गई। तो ये कमेटियां थी, सबसे पहले 1963 की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के एक कमेटी स्थापित की जाती है हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में। हरीशचंद्र माथुर समिति या कमेटी इसको कह दिया जाता है।
उसके बाद 1964 में इस संदर्भ में सादिक अली कमेटी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट 1973 में गिरधारी लाल व्यास कमेटी, 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी, और उसके बाद 1996 में अरुण कुमार कमेटी। उसके बाद शिवचरण माथुर आयोग 2000 में बनता है। इस संदर्भ में 2009 में गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसने अपनी सिफारिशों में ये कहा कि सारे के सारे 29 विषय जो हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को सौंप देने चाहिए। इसी संदर्भ में 2010 में भी एक कमेटी बनती है वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में। इस कमेटी द्वारा एक प्रमुख सिफारिश दी गई कि ग्राम के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सचिवालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन की जो गति है, उसके विकास की जो गति है, उसको तीव्र करने के लिए कुछ कमेटीज का गठन सरकार द्वारा किया गया। इन कमेटियों ने कुछ सिफारिशें दी और इन सिफारिशों के आधार पर क्रमशः पंचायती राज और शहरी स्वशासन का विकास राजस्थान में निरंतर होता गया। किस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में विकास होता है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए 1948 स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 1948 में राजस्थान में एक अध्यादेश निकाला जाता है, पंचायती राज अध्यादेश के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज अर्थात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या किए जाते हैं, कुछ प्रावधान किए जाते हैं। इसी प्रकार से 1951 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम निकाला जाता है। उसके बाद 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निकाल दिया जाता है। तो यानी कि 1951 और 1953 तक आते आते शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान में क्या बन चुके थे, अधिनियम या एक्ट बन चुके थे। 1959 में इन एक्ट्स की जगह दूसरा एक्ट ले लेता है 1951 में, जो नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम जो कि 1953 में बना था, उनकी जगह एक नया एक्ट, नया अधिनियम 1959 में बनता है और वो होता है राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम। ये तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, और दूसरा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बनता है। और इस एक्ट के अनुसार जो प्रावधान किए गए थे उनकी अनुपालना में या उनके अनुसार ही 2 अक्टूबर 1959 का ऐतिहासिक दिन आता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वो देश में सर्वप्रथम राजस्थान का जो बगदरी नाम का स्थान है जो कि नागौर जिले में पड़ता है, वहां से देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हैं। कहाँ? राजस्थान में। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो राजस्थान में 1959 में लागू की जाती है, वो त्रिस्तरीय प्रकार की पंचायत व्यवस्था होती है, यानी ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तरों की पंचायतों के गठन के साथ 1959 में ही राजस्थान में आधिकारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्थाएं जो हैं वो लागू हो जाती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि राजस्थान में 1992 में पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज संस्थाएं गठित नहीं हुई थी, उससे बहुत पहले ही गठित हो चुकी थी 1959 के अधिनियम के अनुसार। हालांकि 1992 तक उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके पश्चात ही संवैधानिक दर्जा उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रावधान काफी पहले से कर दिए गए थे। इवन देश में सबसे पहले ही इस प्रकार का प्रयास राजस्थान में ही किया गया था। 1992 में जैसे मैंने आपको बताया 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो जाता है और उसके बाद एक नया मोड़ पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लेती हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात राजस्थान में पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में डेवलपमेंट होता है। देखिए, ग्रामीण स्वशासन की इस तरफ हम बात करेंगे और शहरी स्वशासन की राइट साइड में हम बात करेंगे। जैसे ही क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन को क्या दे दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और उसके विषय में कुछ एक्ट या कुछ कानून किसको बनाने थे, राज्य के विधानमंडलों को भी बनाने थे। इसीलिए 1994
1994 में ग्रामीण स्वशासन के लिए राजस्थान में एक कानून बनता है जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। ये लागू हालांकि 23 अप्रैल 1994 को हुआ था। अब इस एक्ट में समय समय पर परिस्थिति के अनुसार क्या किए गए, संशोधन किए जाते रहे और लेटेस्ट जो संशोधन किया गया वो 2021 में किया गया और वो कहलाया राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। इस राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की यदि हम बात करें तो इस पंचायती राज अधिनियम में हमें कुल 5 अध्याय, 5 चैप्टर देखने को मिलते हैं और इन 5 चैप्टर्स में कुल 124 धाराएं हमें देखने को मिलती हैं, 124 सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने चैप्टर और कितनी धाराएं। साथ ही साथ 3 अनुसूचियां भी हमें इस पंचायती राज अधिनियम में देखने को मिलती हैं और इन अनुसूचियों में क्रमशः पहली अनुसूची की यदि हम बात करें तो पहली अनुसूची में ग्राम पंचायत के कृत्य और शक्तियों को बताया गया है, जबकि दूसरी अनुसूची में जो पंचायत समिति है उसके कार्य और शक्तियों को बताया गया है, जबकि तीसरी अनुसूची में जिला परिषद की कार्य और शक्तियों को बताया गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो 3 अनुसूचियां हैं उनमें क्रमशः पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्य और शक्तियों को बताया गया है। दूसरी तरफ यदि हम शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसके संदर्भ में राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया जाता है, जो कि 15 सितंबर 2009 से लागू होता है। समय समय पर इसमें भी क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं और लेटेस्ट इस प्रकार का संशोधन 2022 में किया जाता है, जिसे राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2022 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट की या इस अधिनियम की यदि हम बात करें तो इस अधिनियम में जैसे यहाँ हमने 5 अध्याय देखे थे, यहाँ पर कुल कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर हैं, 344 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। अब बात करें अनुसूची की, अनुसूचियों में क्या बताया गया है, तो अनुसूचियों में नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद जो भी निकाय है, जो भी शहरी निकाय है, उसके द्वारा यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उस नोटिस का प्रारूप क्या होगा, इसके विषय में क्या करा गया है, बताया गया है। तो ये तो था एक ऐतिहासिक विकास का क्रम कि किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं का राजस्थान में क्या होता है, विकास होता है। तो हम देखेंगे वर्तमान की स्थिति की यदि हम बात करें तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो 2 तरीके से क्या करती हैं, 2 तरीकों से उनका प्रावधान किया गया है। एक तो संविधान में सीधा लिखकर और एक संविधान में कुछ बातें राज्यों के विधानमंडल पर छोड़ दी गई हैं, तो राज्यों के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इन्हीं 2 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं 2 बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए हम पंचायती राज और नगर पालिका के संबंध में आगे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में जो पंचायती राज के स्तर हैं उसकी यदि हम बात करें तो जैसा हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी राज्य होंगे उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखिए मैंने बताया कि ये चीज़ जो लिखी हुई है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, ये कहाँ लिखी हुई है, संविधान में ही लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई गई है, हमारे भारत के संविधान में ही ये बात लिख दी गई है। लेकिन इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के जो नाम हैं वो राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं। संविधान में केवल इतना बताया गया है कि जिला स्तर पर क्या होगी, जिला स्तर पर क्या होगा, जिला पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी, जिला स्तर पर क्या होगी, जिला पंचायत होगी और बीच में क्या होगी, मध्यवर्ती पंचायत होगी और सबसे नीचे क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में ये 3 शब्द बताए गए हैं, जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत। अब किस स्तर पर कौन सी पंचायत कार्य करेगी ये किस पे छोड़ दिया गया है, संविधान में ये प्राधिकार किसको दे दिया गया है, राज्यों को। राज्य के विधानमंडल इस संदर्भ में कानून बनाएंगे और वो तय करेंगे कि जिला स्तर की जो पंचायत होगी उसका क्या नाम होगा, मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत होगी उसका क्या नाम होगा और ग्राम स्तर की जो पंचायत होगी उसका नाम तो संविधान में दे ही दिया गया है, ग्राम पंचायत। तो इसी अनुसार राजस्थान में एक्ट बनता है पंचायती राज अधिनियम 1994
और उस 1994 के एक्ट में नाम बताए गए हैं। जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत को उस एक्ट में क्या कहा गया है? जिला परिषद। क्या कहा गया है? जिला परिषद। तो हमारे यहाँ जिला स्तर पर तो कौन सी संस्था कार्य करेगी? ग्रामीण स्वशासन के संदर्भ में जिला परिषद। इसी प्रकार मध्यवर्ती पंचायत को हमारे यहाँ किस लेवल पर माना गया है? पंचायत समिति के लेवल पर, पंचायत समिति के स्तर पर। और पंचायत समिति के स्तर पर जो संस्था ग्रामीण स्वशासन के संदर्भ में कार्य करती है उसे क्या कह दिया गया? पंचायत समिति। क्या कह दिया गया? पंचायत समिति। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के स्तर पर वही नाम ग्राम पंचायत। तो 3 स्तर हैं, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद। तो इस प्रकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था, कुछ प्रावधान तो संविधान में किए गए, कुछ राज्यों पर छोड़ दिए गए। तो राज्यों पर जो छोड़े गए वो क्या था? नाम। तो इस प्रकार के नाम हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे पहला स्तर हमने देखा था ग्राम पंचायत। तो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की संरचना की, ग्राम पंचायत की जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है, और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं और उनके क्या मताधिकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत के संदर्भ में उसकी संरचना की। संरचना की यदि हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में एक तो होता है सरपंच। कौन होता है? अध्यक्ष। एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ होते हैं सदस्य। तो अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राजस्थान में जो ग्राम पंचायत है उसके अध्यक्ष को बोला जाता है क्या? सरपंच। क्या बोला जाता है? सरपंच। उपाध्यक्ष जो है उसको बोला जाता है उप सरपंच। उप सरपंच। क्या बोला जाता है? उप सरपंच। और सदस्यों को बोला जाता है पंच। अब इससे पहले हमने देखा था कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें जिले के स्तर पर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं उसके लिए इनको क्या बांटा जाता है? वार्डों में बांट दिया जाता है। किसमें बांट दिया जाता है? वार्डों में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड से एक क्या होता है? सदस्य चुना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक शब्द यहाँ हमें और देखने को मिलता है, ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होती है इसके बारे में भी आगे चलकर हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले 3 स्तरों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायत के बारे में, जिसका अध्यक्ष हो गया सरपंच, उपाध्यक्ष हो गया उप सरपंच और सदस्य हो गया पंच। और इसके अलावा जो सरकारी सदस्य होता है यानी सरकारी अधिकारी जो कि ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य करता है, उस सरकारी अधिकारी का नाम होता है, पहले इसका नाम था क्या? ग्राम सेवक। लेकिन अब इसका जो पदनाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया है? VDO यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। क्या नाम दे दिया गया है इसको? ग्राम विकास अधिकारी। तो ये तो हुई बात किसकी? संरचना की। संरचना में हमने देखा सरपंच, उप सरपंच और पंच। पंच प्रत्येक वार्ड, जैसा मैंने आपको बताया, जब भी क्या होता है ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो ग्राम पंचायत का पूरा जो क्षेत्र होता है उसे किस में बांट दिया जाता है? वार्ड में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुनकर आता है और उस सदस्य को क्या कह दिया जाता है? हमारे यहाँ वार्ड पंच कह दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे निर्वाचन की कि किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। तो देखिए, निर्वाचन जो किया जाता है उसके संदर्भ में भी संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है निर्वाचन के संदर्भ में? संविधान में ये कहा गया है कि ये जो सरपंच का चुनाव होगा, इस सरपंच का चुनाव और सदस्यों के चुनाव के बारे में व्यवस्था की गई है कि ये किस प्रकार का चुनाव होगा? प्रत्यक्ष प्रकार का चुनाव होगा। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ये चुनाव कराया जाएगा। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ये चुनाव कराया जाएगा। तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति सरपंच के उम्मीदवार के रूप में क्या होता है? चुनाव लड़ता है और जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही क्या हो जाता है? सरपंच के रूप में विजयी होता है। चुनाव किस प्रकार से होगा? प्रत्यक्ष वयस्क मतदान के द्वारा क्या होगा? चुनाव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उप सरपंच की। तो उप सरपंच जो है, अब देखिए ये प्रत्यक्ष मतदान किया जाए या नहीं किया जाए ये क्या बताया गया है संविधान में? इसके लिए क्या बताया गया है कि ये विधानमंडल तय करेगा। तो हमारा जो राजस्थान का विधानमंडल है उसने क्या तय किया गया है?
क्या तय किया है इस संदर्भ में कि सरपंच के जो चुनाव कराए जाएंगे वो किस प्रकार से किए जाएंगे, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, उप सरपंच के चुनाव के बारे में क्या कहा गया है? उप सरपंच के चुनाव के बारे में हमारा संविधान ये कहता है कि उप सरपंच का जो चुनाव किया जाएगा वो अप्रत्यक्ष विधि से होगा। किस विधि से होगा? अप्रत्यक्ष विधि से। अब वो अप्रत्यक्ष विधि कैसी होगी? ये जो पंच हैं, ये पंच अपने में से ही किसी एक को किसके रूप में चुनेंगे? पंच अपने में से ही किसी एक को उप सरपंच के रूप में चुनेंगे। फिर बात करते हैं पंचों के चुनाव की। तो पंचों का जो चुनाव होगा, पंच का चुनाव भी किस प्रकार से किया जाएगा? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करा जाएगा। तो ये बात हमारे संविधान में कह दी गई है कि किस प्रकार से पंचों का चुनाव होगा। संविधान में ही ये बता दिया गया है कि उपाध्यक्ष अर्थात उप सरपंच का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, लेकिन सरपंच का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए डायरेक्ट संविधान में नहीं कहा गया, अपितु क्या कहा गया? ये किस पे छोड़ दिया गया? राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। और हमारे राज्य के विधानमंडल ने इस संदर्भ में क्या कहा है कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। चाहे तो विधानमंडल इस व्यवस्था को क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो ये बात हुई संरचना की, निर्वाचन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मताधिकार की। मताधिकार की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि संरचना में हमने देखे थे कि सदस्य भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं और अध्यक्ष भी होते हैं यहाँ पे, और सभी का जो वोटिंग पावर होता है वो मतदान होता है। मत देने की शक्ति क्या होती है? बराबर। मत देने की शक्ति बराबर, यानी सभी क्या होंगे? समान रूप से क्या करेंगे? मतदान करेंगे। क्योंकि हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत में केवल किस प्रकार के सदस्य हैं? निर्वाचित प्रकार के ही सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य ही हैं। कोई भी व्यक्ति मनोनीत या पदेन सदस्य नहीं है। तो मनोनीत और पदेन जो सदस्य होते हैं उनका मताधिकार थोड़ा अलग होता है, लेकिन चूंकि ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन या मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं है, सभी निर्वाचित सदस्य हैं, तो सभी सदस्यों का जो मताधिकार की शक्ति होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। ये बात हुई ग्राम पंचायत की। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। तो पहले बात करेंगे पंचायत समिति की संरचना के बारे में। पंचायत समिति की संरचना को यदि हम देखें तो सबसे पहले पंचायत समिति में भी एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। और वो अध्यक्ष का नाम हमारे यहाँ क्या दिया जाता है? प्रधान। क्या होता है? प्रधान। और एक होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का हमारे यहाँ नाम क्या दिया जाता है? उप प्रधान। क्या नाम दिया जाता है? उप प्रधान। अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, फिर उसके बाद हो गए सदस्य। अब ये सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जो पूरी पंचायत समिति है उसे किस में बांट दिया जाता है? वार्डों में बांट दिया जाता है। किस में बांट दिया जाता है? वार्डों में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक वार्ड से एक पंचायत समिति सदस्य चुनकर आता है। ठीक है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अब प्रशासनिक जो अधिकारी होता है पंचायत समिति के स्तर पर, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उस प्रशासनिक अधिकारी का नाम होता है BDO। BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हिंदी में विकास अधिकारी के नाम से भी, खंड विकास अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रशासनिक अधिकारी होता है किस स्तर पर? पंचायत समिति के स्तर पर। अब बात करेंगे इनके निर्वाचन की। अब देखिए, ये सदस्य जो हैं इनकी हमने बात करी कि सदस्य वार्डों से चुनकर आएंगे। तो ये तो जो वार्डों से चुनकर आए वो सदस्य तो कैसे हो गए? निर्वाचित। कैसे सदस्य हो गए? निर्वाचित सदस्य। लेकिन हमारे संविधान में एक बात और लिख दी गई। क्या लिख दी गई? कि राज्य का विधानमंडल चाहे तो कुछ मनोनीत सदस्यों को भी क्या कर सकता है? पंचायत समिति में सदस्य के रूप में शामिल कर सकता है। और इस संदर्भ में हमारे राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया, पंचायती राज अधिनियम 1994, और उसमें यह व्यवस्था की गई कि पंचायत समिति के क्षेत्र में जो भी MP और MLA रहते हैं वो इस पंचायत समिति के क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। तो जहां हमने देखा था कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार के सदस्य थे? केवल निर्वाचित सदस्य। यहां दो प्रकार के सदस्य होंगे, एक तो निर्वाचित सदस्य और एक पदेन सदस्य। निर्वाचित सदस्य चुनकर आएंगे प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, जबकि MP और MLA जो उस पंचायत समिति के निवासी हैं वो क्या होंगे? पदेन सदस्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं चुनाव के तरीके की। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे
सदस्यों के चुनाव की। तो सदस्यों के चुनाव के बारे में संविधान में ही लिख दिया गया है कि इनका चुनाव कैसे किया जाएगा। इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाएगा। कैसे? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। यानी प्रत्यक्ष मतदान करेंगे मतदाता और उससे क्या चुनेंगे? सदस्य चुनेंगे। अब ये सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? उप प्रधान चुनेंगे। क्या चुनेंगे? उप प्रधान चुनेंगे। और अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? प्रधान के रूप में चुनेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, ये तो कैसे विधि से हो गया? प्रत्यक्ष विधि से हो गया। क्यों? क्योंकि सीधे मतदाता मतदान नहीं कर रहे। कौन मतदान करेंगे? ये सदस्य मतदान करेंगे। जबकि सदस्यों का चुनाव कैसे हो गया? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हो गया। और सभी के मतदान का जो तरीका है वो विधानमंडल पर नहीं छोड़ा गया, साफ साफ संविधान में ही लिख दिया गया कि किस प्रकार से पंचायत समिति के सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। ये बात हुई पंचायत समिति की संरचना और उसके निर्वाचन के बारे में। अब बात करते हैं पंचायत समिति में जो सदस्य हैं उनके मताधिकार के बारे में। अब हमने देखा कि मताधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे दो प्रकार के सदस्य यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो कौन से सदस्य हो गए? एक तो हो गए निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और दूसरे हो गए मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। मनोनीत जो सदस्य हैं उनको भी मताधिकार प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है मताधिकार प्राप्त होगा, लेकिन दो मामलों में इनको मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। वो कौन से मामले हैं? दो मामलों में नहीं होगा। पहला मामला है प्रधान और उप प्रधान का चुनाव, प्रधान व उप प्रधान का चुनाव। और दूसरा है प्रधान और उप प्रधान को हटाना, प्रधान व उप प्रधान को पद से हटाना। तो इन दो मामलों को छोड़कर, इन दो मामलों में मत शक्ति का प्रयोग मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे। बाकी सभी मामलों में निर्वाचित सदस्यों की तरह ही अपने मताधिकार का प्रयोग पदेन सदस्य भी कर सकेंगे। ये बात हुई पंचायत समिति की संरचना, उसके निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन और सदस्यों के मताधिकार के बारे में। अब बात करते हैं उससे ऊपर वाले स्तर की, जिला परिषद। जिला परिषद की सबसे पहले बात करेंगे हम संरचना की। तो जिला परिषद की संरचना यदि हम देखें तो जिला परिषद के स्तर पर सबसे पहला जो होता है वो होता है अध्यक्ष, जिसे राजस्थान में क्या कह दिया जाता है? जिला प्रमुख। क्या कह दिया जाता है? जिला प्रमुख। उसके बाद होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को क्या कह दिया जाता है? उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। उसके बाद होते हैं सदस्य। सदस्य वापस से दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर। एक तो क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य, और एक होते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, ये हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों की यदि हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो जिला परिषद के स्तर पर होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सहायता के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए एक और पद होता है एसीओ। तो सीओ और एसीओ इनकी सहायता, सीओ की सहायता के लिए क्या होता है? एसीओ। तो दो प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद स्तर पर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की। मनोनीत सदस्य कौन कौन होते हैं? एक तो उस जिला परिषद क्षेत्र में रहने वाले एमपी और एमएलए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। दूसरा, एक और प्रकार के मनोनीत सदस्य यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, और वो मनोनीत सदस्य होते हैं सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष, यानी सभी प्रधान। पंचायत समिति के अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधान। तो सभी पंचायत समितियों के प्रधान भी पदेन सदस्य, या सॉरी मनोनीत सदस्य नहीं, पदेन सदस्य क्या होते हैं? पदेन सदस्य। क्या होते हैं? पदेन सदस्य। यहाँ भी हमने जब पंचायत समिति की बात करी थी तो यहाँ भी क्या होंगे? मनोनीत नहीं, किस प्रकार के सदस्य? पदेन सदस्य होंगे।
पदेन सदस्यों की अभी यदि हम बात करें तो एमपी, एमएलए और सभी पंचायत समितियों के जो प्रधान हैं वो क्या होंगे, किस प्रकार के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे। किसके? जिला परिषद के पदेन सदस्य होंगे। अब बात करते हैं पदेन सदस्य जो होते हैं वो तो अपने पद के कारण क्या होते हैं, पंचायत समिति जिला परिषद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। बात करते हैं निर्वाचित सदस्यों की कि उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको चुनने के लिए सभी जो जिले हैं उनको क्या कर दिया जाता है, पूरे जिलों को कुछ वार्डों में बांटा जाता है और इन वार्ड से क्या चुनकर आते हैं, जिला पार्षद सदस्य के रूप में चुनकर आते हैं। तो जिला पार्षद जिले को किस में बांट दिया, वार्डों में, और प्रत्येक वार्ड से क्या चुन लिया जाता है, एक सदस्य चुन लिया जाता है। और ये कैसे चुना जाता है, व्यस्क मतदान के द्वारा या प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। कैसे? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अब बात करते हैं उप जिला प्रमुख। तो उप जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ये जो सदस्य प्रत्यक्ष मतदान से चुने गए हैं ये मतदान करके अब क्या करते हैं, अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, उप जिला प्रमुख, और अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को जिला प्रमुख चुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ इन दोनों का चुनाव कैसे हो गया, अप्रत्यक्ष विधि से हो गया। किस विधि से हो गया, अप्रत्यक्ष विधि से हो गया। तो सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। ये बात करी हमने निर्वाचन के बारे में। अब बात करते हैं मताधिकार के बारे में। तो देखिए, दो प्रकार के सदस्य देखने को मिले। जैसे हमने पंचायत समिति में बात की थी वैसे ही यहाँ जिला परिषद के संदर्भ में भी दो प्रकार के सदस्य हमें देखने को मिलेंगे। पहले प्रकार के सदस्य जो हैं वो कौन से हो गए थे, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, इन्हें सभी मामलों में मताधिकार, सभी मामलों में मताधिकार प्राप्त होगा, सभी मामलों में मताधिकार की शक्ति होगी। दूसरे प्रकार के जो सदस्य थे वो कौन से थे, पदेन सदस्य, जो अपने पद के कारण क्या थे, सदस्य थे। पद के कारण जो सदस्य थे उनको क्या होगा, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को के निर्वाचन व उनको हटाने के अतिरिक्त, वह उनको हटाने के अतिरिक्त क्या होंगे, मताधिकार प्राप्त होंगे। यानी इन दो विषयों पर तो क्या होंगे, मताधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा, बाकी के मामलों में इनको क्या होगा, मताधिकार प्राप्त होगा। किसको, पदेन सदस्यों को। ये थे पदेन और निर्वाचित सदस्यों के मताधिकार के बारे में बात, निर्वाचन के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शपथ और त्यागपत्र के बारे में, कि कौन किसके सामने तो शपथ लेगा, कौन किसको त्यागपत्र देगा, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शपथ के बारे में। तो शपथ देखें हम, सरपंच भी क्या लेगा, शपथ लेगा। इसी प्रकार उप सरपंच भी शपथ लेगा, और साथ ही साथ पंच जो कि ग्राम पंचायत के क्या कहलाते हैं, सदस्य, पंच भी क्या लेंगे, शपथ लेंगे। और ये सभी के सभी किसके समक्ष शपथ लेंगे, पीठासीन अधिकारी। यानी जो व्यक्ति चुनाव कराने पीठासीन अधिकारी के रूप में आता है वो पीठासीन अधिकारी ही इनको क्या दिलाता है, शपथ भी दिला देता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के बारे में। तो पंचायत समिति सदस्य ये तीनों भी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। किसके समक्ष ये शपथ लेते हैं, जो उस पंचायत समिति का क्या होता है, एसडीओ होता है या एसडीएम होता है, उस एसडीएम के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम जिला परिषद में कौन होता है, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। ये लोग भी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और ये सारे के सारे किसके समक्ष शपथ लेते हैं, ये कलेक्टर के समक्ष क्या लेते हैं, जिले के कलेक्टर के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से शपथ लेते हैं क्रमशः किसके सामने, पीठासीन अधिकारी के सामने ही शपथ ले लेते हैं। कौन, सरपंच, उप सरपंच और पंच। तो जबकि प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य एसडीएम के सामने सदस्य लेते हैं, और जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य कलेक्टर के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्यागपत्र की। ये यदि इनको त्यागपत्र अपना देना हो तो किस अधिकारी को ये त्यागपत्र देंगे, उसकी यदि हम बात करें
त्यागपत्र के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वही सरपंच, सरपंच, उप सरपंच और तीसरा था ग्राम पंचायत के सदस्य यानी पंच। इनको यदि अपना त्यागपत्र देना होगा तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? ये त्यागपत्र देंगे BDO, खंड विकास अधिकारी को। किसको दे देंगे? ये BDO को क्या दे देंगे? खंड विकास अधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देंगे। अब बात करें यदि त्यागपत्र किसको देना हो, यदि त्यागपत्र उप प्रधान, किसको देना हो? उप प्रधान को देना हो या प्रधान को देना हो, उप प्रधान को देना हो या प्रधान को देना हो, तो ये किसको अपना त्यागपत्र देंगे? ये अपना त्यागपत्र देंगे किसको? जिला प्रमुख को। किसको देंगे? जिला प्रमुख को ये क्या देंगे? त्यागपत्र देंगे। साथ ही साथ जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद के जितने भी सदस्य होंगे वो भी अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जिला प्रमुख को ही दे देंगे। प्रधान हो चाहे उप प्रधान हो चाहे जिला परिषद सदस्य हो, अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जिला प्रमुख को। अब बच गया कौन? पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, यदि उनको त्यागपत्र देना हो तो वो किसको दे देंगे? प्रधान को अपना त्यागपत्र दे देंगे। और प्रधान त्यागपत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। अब मान लो जिला प्रमुख को ही क्या देना हो? त्यागपत्र देना हो, तो जिला प्रमुख को यदि त्यागपत्र देना हो तो वो किसको त्यागपत्र देता है? संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिला प्रमुख शपथ तो किसके सामने ले रहा था? आपने ध्यान दिया होगा, शपथ तो किसके सामने ले रहा था? कलेक्टर के सामने ले रहा था। इसी प्रकार जो प्रधान उप प्रधान शपथ जो ले रहे थे वो किसके सामने ले रहे थे? SDM के सामने। लेकिन अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जिला प्रमुख को। तो ये कुछ सूक्ष्म अंतर आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यहीं से जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात हुई शपथ और त्यागपत्र के बारे में। अब एक और शब्द के बारे में हमने बात की थी, वो था ग्राम सभा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होती है? किससे मिलकर बनी होती है? ग्राम सभा मिली होती है ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में इस प्रकार के विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। पहला विकल्प दे दिया जाएगा ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता। दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया जा सकता है ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्य। तो वयस्क सदस्य नहीं, पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर क्या होगी? मान लो कोई व्यक्ति क्या हो, 18 वर्ष का हो गया है लेकिन वोटर लिस्ट में उसने अपना नाम नहीं जुड़ाया है, तो वो ग्राम सभा का क्या नहीं होगा? सदस्य नहीं होगा। ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा। क्यों? ग्राम सभा का सदस्य केवल कौन होता है? केवल पंजीकृत मतदाता क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये बात हुई ग्राम सभा के सदस्य के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा की जो बैठक होती है उस बैठक को कौन बुलाता है? तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसको सबसे पहला तो बुलाना, बैठक बुलाना। दो चीजें हो गई, बैठक बुलाना। तो बैठक बुलाने का जो कार्य किया जाएगा ग्राम सभा की, वो तो क्या कौन करेगा? या तो सरपंच करेगा, सरपंच नहीं होगा तो कौन करेगा? उप सरपंच, और या फिर कौन बुला सकता है? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये तो बैठक को क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक को। दूसरा, बैठक की अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता की यदि हम बात करें तो बैठक की जो अध्यक्षता की जाएगी वो या तो क्या करेगा? सरपंच करेगा। अब मान लो सरपंच क्या है? अनुपस्थित है, तो सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। कौन करेगा? उप सरपंच। और उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो कोई भी सदस्य क्या करेगा? जो कि सदस्य जिसको इस चीज के लिए चुनते हैं वही व्यक्ति क्या कर लेगा? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब बात होती है कि बैठक बुलाई कब जाती है। तो इसके लिए जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें ये लिखा गया है कि कम से कम 2 बैठक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होंगी। किसकी? ग्राम सभा की। यानी न्यूनतम इतनी बैठक तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी की जा सकती हैं। और ये बैठक इस प्रकार से की जाएंगी कि फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में, जो वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में,
प्रथम छमाही में एक बैठक और दूसरी छमाही में दूसरी, फिर दूसरी बैठक होगी वो किस में होगी, दूसरी छमाही में होगी। राजस्थान में जो ग्राम सभा की बैठकें की जाती हैं वो 4 बैठकें वर्तमान में की जाती हैं। एक तो 15 अगस्त को, और एक 26 जनवरी को, और एक 1 मई को, और एक 1 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से 4 बैठकें राजस्थान में ग्राम सभा के संदर्भ में की जाती है। नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति। गणपूर्ति का तात्पर्य कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों, कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों कि ग्राम सभा की बैठक को चलाया जा सके। तो इसके विषय में क्या लिखा गया है, ग्राम सभा के जितने सदस्य होंगे, कुल सदस्य होंगे, उसके 1/10 यानी 10% सदस्य, 1/10 या 10% सदस्य जब उपस्थित होंगे वही क्या होगी, ग्राम सभा की कोरम होगी। अब चूंकि एक बात आप ध्यान देना कि चूंकि ग्राम सभा जो होती है वो उस ग्राम के पंजीकृत मतदाताओं से बनती है, इसलिए इसका कभी विघटन नहीं होता। ये राज्यसभा की तरह क्या होती है, राज्यसभा की तरह क्या होती है, स्थायी संस्था होती है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है ग्राम सभा का, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थी ग्राम सभा के बारे में कुछ तथ्य, कुछ बातें, किस प्रकार की गणपूर्ति होगी, कैसे बैठक होगी, कौन अध्यक्षता करेगा, कौन बैठक बुलाएगा, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं सदस्यों के बारे में। देखिए, पंचायती राज के सदस्यों के बारे में हमने बात करेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत का सदस्य हो जिसे हमने पंच बोला था, चाहे वो पंचायत समिति का सदस्य हो जिसे पंचायत समिति सदस्य कहा जाता है, और चाहे जिला परिषद का सदस्य हो जिसे जिला पार्षद कहा जाता है। उन सभी के लिए निर्हरताओं के बारे में हमारे संविधान में 2 बातें कही गई हैं। संविधान में केवल कितनी बातें कही गई, 2, कि कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का या शहरी निकाय, चाहे शहरी निकायों की बात करें, दोनों के संबंध में है, चाहे पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य हो चाहे शहरी निकायों का सदस्य हो, वो सदस्य कब नहीं हो सकता, इसके बारे में संविधान में साफ साफ लिखा है। क्या कि एक तो वो 21 वर्ष से कम का होगा तो सदस्य बनने के लिए निर्हर होगा, अयोग्य होगा। आप ध्यान देना, संविधान में योग्यता नहीं बताई गई है, संविधान में अयोग्यता क्या होगी ये बताया गया है केवल। तो अयोग्यता क्या बताई गई है कि या तो वो 21 वर्ष का नहीं हुआ हो, या फिर उसमें ऐसी योग्यता ना हो जो एमएलए चुने जाने के लिए हो। यानी उसमें 2 योग्यताएं, अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि 2 योग्यताएं होनी चाहिए, या तो वो 21 वर्ष का हो चुका हो और एमएलए चुने जाने योग्य हो। ये तो संविधान में ही लिखा गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में एक चीज लिख दी गई कि शेष जो निर्हरताएं हैं वो कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल। कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो हमारा जो पंचायती राज अधिनियम है उसके द्वारा तय हुआ कि कुछ और अयोग्यताएं भी लागू होती हैं। कौन कौन सी, पहला तो ये कि 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। यानी 27 नवंबर 1995 के बाद यदि किसी व्यक्ति की 2 से अधिक संतान है तो ना तो वो पंचायती राज और ना ही क्या होगा, नगर निकायों के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। और साथ ही ये यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है, यदि दिव्यांग संतान किसी व्यक्ति की है तो उस दिव्यांग संतान को किसी इकाई के रूप में संतान नहीं माना जाएगा। यानी कि 3 संतान है, उनमें से 1 संतान मान लो क्या है, दिव्यांग है, 2 क्या है, सामान्य है, तो उन्हें 2 ही गिना जाएगा। दिव्यांग संतान को तीसरी संतान के रूप में अयोग्यता नहीं माना जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान भी 2019 से पहले एक बार प्रारंभ में, जब एक्ट प्रारंभ हुआ 1994 का, तब शैक्षणिक योग्यता के कोई प्रावधान नहीं थे। लेकिन 2019 से पूर्व एक बार इस संबंध में प्रावधान जोड़े गए कि सरपंच के पद के चुनाव के लिए 8वीं पास व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन वो प्रावधान फिर 2019 में क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त पहले ये प्रावधान था कि कुष्ठ रोग से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है तो वो क्या नहीं लड़ पाएगा, स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन इस अयोग्यता को भी समाप्त कर दिया गया। अब कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाएं या शहरी निकाय का चुनाव लड़ने के लिए क्या है, पात्र है। तो ये थी कुछ सदस्यों हेतु निर्धारित कुछ अयोग्यताएं, जिनमें से 2 अयोग्यताएं तो संविधान में ही निर्धारित हैं, बाकी का किस पे छोड़ दिया गया, राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया, और राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाकर ये अयोग्यताएं कुछ निर्धारित की है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के वित्त आयोग के बारे में, जो कि न केवल पंचायती राज संस्थाओं अपितु जो नगर निकाय हैं उनके लिए भी कार्य करेगा। अब राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में। और इस संविधान क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या करना होगा, राज्य वित्त आयोग गठित किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग गठित किया जाएगा।
और साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग के जो कार्य हैं वो क्या होंगे, यानी गठन करना अनिवार्य होगा और राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे, ये तो किस में बता दिया गया, संविधान में बता दिया गया। अब कितने सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी, ये सब किस पे छोड़ दिया गया, ये सारा का सारा किस पे छोड़ दिया गया, ये राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया, राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। तो यानी ये दो चीजें तो संविधान में बता दी, बाकी किस में छोड़ दी गई, राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दी गई कि राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि संरचना किस प्रकार की होगी। तो हमारे राज्य के विधानमंडल ने तय क्या किया कि संरचना जो होगी वो इस प्रकार की होगी, 1+4 संरचना होगी। 1+4 का तात्पर्य एक तो होगा अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य होंगे, अधिकतम, इससे कम हो सकते हैं लेकिन अधिकतम कितने सदस्य होंगे, राज्य के वित्त आयोग में 4 सदस्य होंगे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्वशासन की जो संस्थाएं दोनों के लिए कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा ये हमारे संविधान में ही बता दिया गया है कि ये पंचायती राज और नगर निकायों के संदर्भ में क्या कार्य करेगा, ये संविधान में बता दिया गया है। तो पिछली क्लास जब हमने संवैधानिक प्रावधान देखे थे पंचायती राज संस्थाओं के, उसमें हम राज्य वित्त आयोग के कार्यों को पढ़ चुके हैं, तो यहां हम रिपीट नहीं करेंगे। संरचना मैंने आपको बता दी 1+4। अब ऐसा प्रथम जो वित्त आयोग है वो राजस्थान के संदर्भ में 1995 में क्या किया गया था, गठित किया गया था। और 1995 में ये जो पहला आयोग गठित किया गया था वो कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता, के गोयल की अध्यक्षता में 1995 में गठित किया गया। फिर प्रत्येक 5 वर्ष, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद नया आयोग, नया राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। द्वितीय हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में, जो कि मुख्यमंत्री भी राजस्थान के रहे थे। फिर उसके बाद में तीसरा माणिकचंद सुराणा की अध्यक्षता में, चौथा बीडी कल्ला की अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया गया। फिर उसके बाद में 5वां वित्त आयोग ज्योति किरण, जो कि महिला थी, उनकी अध्यक्षता में वित्त आयोग गठित किया गया। और वित्त आयोग में ज्योति किरण एकमात्र ऐसी महिला हैं जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं 5वें वित्त आयोग में। छठा वित्त आयोग जो कि वर्तमान में कार्यरत है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रद्युम्न सिंह। और यदि मेंबर्स की बात करें तो 2 मेंबर यहाँ कार्यरत हैं, एक तो लक्ष्मण रावत और अशोक लोहाटी। तो देखिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4, लेकिन वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, 2 ही। तो अधिकतम संख्या 4 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं वो 4 से कम होने चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो वर्तमान में लक्ष्मण रावत और अशोक लाहोटी क्या हैं, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इस वित्त आयोग का जो गठन किया गया वो 13 अप्रैल 2021 को किया गया है और ये 2020 से लेके 2025 तक की अवधि जो है उसके लिए सिफारिशें देने का कार्य करेगा। तो ये था राज्य का वित्त आयोग 243 आई, संविधान में आर्टिकल इससे संबंधित। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीसा एक्ट के बारे में। देखिए पीसा एक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो पीसा एक्ट समझना है। देखिए हमारे संविधान की जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उसमें ये बताया गया है कि पंचायती राज से छूट प्राप्त जो राज्य हैं वो कौन कौन से होंगे। तो हमारे संविधान में ये बताया गया है कि कुछ स्थानों पर पंचायती या शहरी स्वशासन, पंचायती या शहरी स्वशासन प्रावधानों से छूट होगी, से छूट, ये बताया गया। लेकिन क्या कर सकता है राज्य का विधानमंडल या संसद, संसद या राज्य का विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल यदि कानून बना दे, विधानमंडल यदि कानून बना दे तो ये छूट क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। छूट को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो इस प्रकार का जो कानून बनाया गया था, सबसे पहले वो जो छूट दी गई थी, स्थानीय स्वशासन से छूट जो दी गई थी, वो अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति जो क्षेत्र हैं, इन जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन के जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उनसे छूट प्रदान की गई थी। लेकिन साथ में यह भी कह दिया गया कि इस छूट को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन उस छूट को निरस्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, अलग से ये कहा गया। और इस संदर्भ में कानून, संसद ने जो कानून बनाया वो कौन सा बनाया, संसद ने 1995 में इस संदर्भ में एक कानून बना दिया जिसे क्या कहा गया, पीसा एक्ट। पीसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट इसको कहा गया। और इसके द्वारा पंचायती राज का एक्सटेंशन किया गया किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में, जहां इससे पहले छूट दी गई थी। तो राजस्थान में भी कुछ अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र आते हैं
उन जनजाति क्षेत्रों पर पंचायती राज के प्रावधान लागू करने के लिए राजस्थान में 30 सितंबर 1999 को क्या लाया गया? पीसा एक्ट लागू किया गया। क्या किया गया? पीसा एक्ट लागू किया गया और संशोधित रूप में इसे 2011 में लागू किया गया। संशोधित रूप में 2011 में क्या किया गया? लागू किया गया। और 2011 का जो संशोधन किया गया पीसा एक्ट में, उसमें दो चीजों का प्रावधान किया गया, एक तो शांति समिति का और एक ग्राम सभा के लिए संयुक्त बैठक का अलग से प्रावधान किया गया, जो कि सामान्यतः हमें संवैधानिक प्रावधानों में देखने को नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है कि कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए ये व्यवस्था की गई? राजस्थान के विशेष संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजस्थान में जहां पीसा एक्ट लागू होता है वो क्षेत्र हैं जनजाति क्षेत्र। कौन से क्षेत्र हैं? जनजाति क्षेत्र। और राजस्थान में जनजाति क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले। 5 जिले। पहले इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले शामिल हैं। इन 5 जिलों की यदि हम बात करें तो 3 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये तो पूरे के पूरे, इनका तो पूरा जिला का क्षेत्रफल, पूरे जिले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है? इस पीसा एक्ट के अंतर्गत आता है या जनजाति क्षेत्र में क्या होता है? आता है। उसके अलावा 2 जिले, कौन कौन से 2 जिले? एक तो सिरोही और एक उदयपुर। इनकी कुछ पंचायतें क्या आती हैं किसके अंतर्गत? इनकी तो केवल पूरे के पूरे जिले नहीं, कुछ पंचायत ही किसके अंतर्गत आती हैं? कुछ एक पंचायत समितियां ही किसके अंतर्गत आती हैं? जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो पीसा एक्ट के मामले में राजस्थान में कौन से जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन से आते हैं, कितना क्षेत्र शामिल है, ये सब हम इस स्लाइड में देख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नगर निकायों के बारे में। अब तक ग्रामीण स्वशासन की हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे नगर निकायों के बारे में। जैसा हमने ग्रामीण स्वशासन में देखा था, वहां त्रिस्तरीय हमने व्यवस्था देखी थी, और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या थी? नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन यहां हमें त्रिस्तरीय इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती कि एक क्षेत्र, उसके ऊपर उससे बड़ा क्षेत्र और उसके ऊपर उससे बड़ा क्षेत्र, ऐसा नहीं है। इसमें एक क्षेत्र में एक ही प्रकार की क्या होगी? नगर निकाय संस्था होगी। और वो संरचना के वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन से प्रकार का नगर निकाय होगा? वो जनसंख्या के द्वारा तय किया जाएगा। अब देखिए, हमारा जो संविधान था उसमें क्या कहा गया? नाम दिया गया नगर पालिका। क्या नाम दिया गया? नगर पालिका निगम, या तो क्या नाम दिया गया? नगर पालिका निगम, या क्या नाम दिया गया? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, और या फिर नगर पालिका। तो गांव से शहरी क्षेत्र में जो परिवर्तित हुए उनके लिए तो संविधान में क्या सब प्रयोग किया गया? नगर पालिका। जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए नगर पालिका परिषद, और जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए नगर पालिका निगम। और इनके लिए आधार क्या माना गया? आधार माना गया, संविधान में यह लिखा गया कि इसका आधार क्या होगा? जनसंख्या घनत्व, और उस क्षेत्र में रोजगार के प्रकार, कि कौन से रोजगार में रत हैं, रोजगार के प्रकार, कौन से रोजगार के प्रकार में लोग रत हैं। इन सभी को आधार बनाकर 3 भागों में शहरी स्थानीय स्वशासन को बांटा गया कि या तो किसी क्षेत्र में ये वाला चीज लागू होगी, या ये, इन तीनों में से कोई एक, और उसका आधार क्या होगा? जनसंख्या घनत्व और रोजगार के प्रकार। ये बात हुई संविधान की। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया संविधान में कि इनके नाम और संरचना और किस जनसंख्या पर कौन सी क्षेत्र जो है, कितनी जनसंख्या पर उस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाए, ये राज्यों के विधानमंडल पर छोड़ दिया। तो राजस्थान के विधानमंडल ने क्या निर्धारित किया कि 5 लाख से ज्यादा यदि जनसंख्या है किसी क्षेत्र की, उस क्षेत्र को क्या माना जाएगा? क्या नाम दिया जाएगा? नगर निगम। क्या नाम दिया जाएगा? नगर निगम। यदि जनसंख्या 1 लाख से लेके 4,99,000 है, 1 लाख से लेके 4,99,000 है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नगर परिषद। क्या कहा जाएगा? नगर परिषद। यदि जनसंख्या क्या है? 1 लाख से कम है किसी क्षेत्र की, तो उसे नाम दिया जाएगा नगर पालिका,
या फिर दूसरा नाम दिया जाएगा, कोई सा कह सकते हैं इसको, नगर पालिका या नगर पालिका बोर्ड, इनमें से कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा। अब इस नगर पालिका या नगर पालिका बोर्ड को फिर से 3 भागों में बांटा। एक तो ऐसे क्षेत्र जिनमें जनसंख्या 50,000 से लेके क्या है 99,000 तक है, उन क्षेत्रों को क्या कह दिया जाएगा, प्रथम प्रकार के नगर पालिका, यानी नगर पालिका फर्स्ट, इनको कह दिया जाएगा नगर पालिका सेकंड, और इनको कह दिया जाएगा नगर पालिका तृतीय। तो इस प्रकार की व्यवस्था पंचायती राज जो अधिनियम है राजस्थान का उसमें जो स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में जो अधिनियम है उसमें राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यक्ष, सदस्य व इनके निर्वाचन के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी नगर निकायों के बारे में, तो नगर निकाय 3 कैटेगरी हमने देखी। तो इन 3 कैटेगरियों के यदि हम देखें तो सबसे पहला है नगर निगम। क्या है? नगर निगम। दूसरा क्या है? नगर परिषद। और तीसरा क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका। आइए देखते हैं कौन कौन इनके सदस्य होते हैं, कौन इनके पदाधिकारी होते हैं। नगर निगम की यदि हम बात करें तो नगर निगम में एक तो क्या होगा, अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। एक होगा उपाध्यक्ष, और एक क्या होगा, बाकी होंगे इनके सदस्य। अब ये सदस्य 2 प्रकार के होंगे, एक तो क्या होंगे निर्वाचित, और दूसरे क्या होंगे, ध्यान रखना, मनोनीत। क्या होंगे? मनोनीत सदस्य भी यहां होंगे। आइए देखते हैं अध्यक्ष की यदि अब बात करें तो इसको कहा जाता है नगर निगम के संबंध में महापौर या मेयर। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसको नगर निगम के संबंध में कहा जाता है उप महापौर, उप महापौर या डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर। ठीक है, अब निर्वाचित सदस्यों का जो निर्वाचन करा जाएगा वो कैसे किया जाएगा, नगर निगम को किस में बांट दिया जाएगा, वार्ड में, और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुन के आएगा, और इस निर्वाचित सदस्य को बोल देंगे हम क्या, पार्षद। और कुछ सदस्य होते हैं मनोनीत। अब ये मनोनीत जो सदस्य होते हैं इनको राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। और राज्य सरकार किन व्यक्तियों को मनोनीत करती है? जिनको शहरी निकाय के संदर्भ में क्या हो, विशेष ज्ञान हो। क्या हो? विशेष ज्ञान हो। ऐसे कितने लोगों का मनोनयन किया जाता है? 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है। किसमें? नगर निगम में। उसके बाद आता है नगर परिषद। इसमें भी वैसे ही एक होगा अध्यक्ष, अध्यक्ष को क्या बोल देंगे, सभापति। क्या बोल देंगे? सभापति। दूसरा होगा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को क्या बोल देंगे, उपसभापति, उपसभापति। और बाकी होंगे सदस्य। सदस्यों के चुनाव के लिए वैसे ही इस नगर परिषद को किस में बांटेंगे, वार्ड में, और प्रत्येक वार्ड से क्या होगा, एक सदस्य चुनकर आएगा। वो सदस्य तो कैसा होगा, निर्वाचित। यहां भी 2 प्रकार के सदस्य, एक तो निर्वाचित और एक दूसरे प्रकार के कौन से हो गए, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और वही विशेष ज्ञान जो रखेंगे नगर पालिका के संदर्भ में, नगर निकायों के बारे में, उनको मनोनीत किया जाएगा। लेकिन इनकी संख्या यहां नगर परिषद के मामले में कितनी होगी, 12 की जगह कितनी होगी, 8 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नगर पालिका। इसमें भी क्या होंगे, एक तो होगा अध्यक्ष जिसे अध्यक्ष कहा जाएगा, दूसरा होगा उपाध्यक्ष, और तीसरे प्रकार के होंगे सदस्य। सदस्य वापिस से 2 कैटेगरी, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत। अब मनोनीत जो सदस्य होंगे इनका भी क्या किया जाएगा, उसी तरीके से मनोनयन किया जाएगा। और कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, 6। तो 6 तो नगर पालिका में मनोनीत, और 8 किसमें, नगर परिषद में, और 12 नगर निगम में। ये तो हुई इनकी संरचना। अब बात करते हैं सदस्यों के चुनाव के बारे में। सदस्यों के चुनाव के बारे में संविधान में एक बात लिखी गई है, क्या, कि जो अध्यक्ष होगा, शहरी निकायों का जो अध्यक्ष होगा वो किस तरीके से चुना जाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा, विधानमंडल निर्धारित करेगा। विधानमंडल निर्धारित करेगा। तो राजस्थान के विधानमंडल ने क्या निर्धारित किया है कि सीधा क्या कराया जाएगा, महापौर का सीधा ही क्या किया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। तो इस प्रकार से अध्यक्ष का तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनाव होता है। अध्यक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव होता है। जबकि जितने भी उपाध्यक्ष हैं वो सदस्य
अपने में से क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, जो नगर निगम में तो क्या कहलाएगा, उप महापौर कहलाएगा, और यहां उप सभापति कहलाएगा, और नगर पालिका के मामले में क्या कहलाएगा, उपाध्यक्ष कहलाएगा। तो इनका उपाध्यक्षों का जो चुनाव होता है वो किसके माध्यम से हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हुआ। और ये किस में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही कराना पड़ेगा। अध्यक्षों के मामले में संविधान में ये चीज किस पर छोड़ दी गई है, विधानमंडल पर छोड़ दी गई है। तो विधानमंडल अपने हिसाब से इनके क्या करता है, निर्वाचन के तरीके को निर्धारित करता है। जैसे पहले मेयर का चुनाव कैसे होता था, अप्रत्यक्ष विधि से होता था, लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष विधि से होता है। सीधे मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही मेयर चुनते हैं। फिर वापस से उस व्यवस्था को बदल दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बदलती रहती हैं, क्योंकि इसको राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। जबकि बाकी की चीजें संविधान में लिख दी गई हैं कि सदस्य और उपाध्यक्षों का जो चुनाव होगा उनका तरीका कैसा होगा, वो संविधान में लिखा गया है। सदस्य जितने भी चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाएंगे। तो ये बात हुई अध्यक्ष, सदस्य और उनके निर्वाचन का तरीका। और मनोनीत सदस्य यदि कोई हैं तो वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कैसे मनोनीत किए जाते हैं। बात करें मनोनीत सदस्यों के मताधिकार की, तो मताधिकार उसी प्रकार है जैसे हमने पंचायत के संदर्भ में देखा था। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना या उन्हें चुनने के लिए क्या होगी, बैठक की जाएगी, तो उसमें मनोनीत सदस्यों का कोई मताधिकार नहीं होगा। बाकी मामलों में मनोनीत सदस्यों का क्या होगा, मताधिकार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आरक्षण की। स्थानीय निकायों में आरक्षण, यहां हम पंचायती राज और शहरी संस्था, शहरी निकाय दोनों के बारे में आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण के संबंध में भी एक बात तो किसमें लिखी गई है, संविधान में लिखी गई है। क्या लिखी गई है संविधान में, कि आरक्षण जो होगा वो SC ST का जो आरक्षण होगा, SC ST आरक्षण, SC ST आरक्षण कुल सदस्यों में SC ST जो आरक्षण होगा उसके लिए क्या बताया गया है संविधान में, वो कितना होगा, SC ST की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में, जनसंख्या अनुपात में। और दूसरा ये बात कही गई है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा, महिला आरक्षण जो होगा वो 1/3 से कम ना हो। ये दो बातें लिखी हुई हैं, यानी इन दो बातों का तो पालन करना ही करना है। उसके अलावा बाकी और आरक्षण यदि सरकार देना चाहती है तो अपने स्तर पर एक्ट बनाकर दे सकती है। तो राजस्थान में इस संबंध में एक्ट बना। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो इन दो आरक्षण के अलावा अतिरिक्त आरक्षण भी राजस्थान में विधानमंडल के एक्ट के माध्यम से दिए गए हैं, क्योंकि विधानमंडल को यह पावर किससे प्राप्त हुई थी, संविधान से प्राप्त हुई थी। आइए देखते हैं वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो राजस्थान में SC ST के लिए जो आरक्षण है वो तो है जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, इसी प्रकार OBC जो आरक्षण है, क्या OBC जो आरक्षण है वो किस पे छोड़ा गया, राज्य के विधानमंडल पे, वो कितना है 21%। इसी प्रकार महिला जो आरक्षण है वो भी किस पे छोड़ा गया था कि कम से कम 1/3 होना चाहिए, उससे ज्यादा राज्य का विधानमंडल बढ़ा सकता है। तो संविधान की पालना करते हुए 1/3 तो न्यूनतम रखा और 1/3 से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया, 1/2, यानी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। SC ST की जो सीट है उन पे भी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। ये तो बात हुई सदस्यों के आरक्षण के बारे में। अब बात करते हैं जो अध्यक्ष पद हैं, जो चाहे स्थानीय निकाय शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उनके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष पद पर आरक्षण किस प्रकार का होगा, इसके विषय में संविधान में क्या कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया। केवल इतना कहा गया जो भी आरक्षण होगा उसमें से 1/3 कम से कम किसका हो, महिलाओं का हो। तो यहां राजस्थान के राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर क्या निर्धारित किया है कि SC ST के लिए आरक्षण तो क्या होगा, वही जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। और अध्यक्ष के पदों पर OBC का आरक्षण होगा वो कितना होगा, 21%। और महिला का आरक्षण जो होगा वो कितना होगा, 50%। तो जो बातें संविधान में लिख दी गई उनका पालन करते हुए अतिरिक्त मात्रा में आरक्षण राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के विषय में दिया गया है। ये बात हुई आरक्षण की। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य है कि यदि पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय की जो संस्थाएं हैं उनको हटाना हो, उनको क्या करना हो,
पद से हटाना हो, उनको विघटित करना हो, तो जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाएगा। और सबसे पहले तो यहाँ आपको दो चीजें क्लियर हों कि प्रारंभ के 2 वर्ष, प्रारंभ के यानी पंचायती राज संस्था जब गठित हुई है या शहरी निकाय संस्था जब गठित हुई है, उसके प्रारंभ के 2 वर्ष व अंत के 1 वर्ष, अंत के 1 वर्ष में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, यानी 3 सालों में तो नहीं लाया जा सकता, बीच के 2 सालों में ला सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये। लाया कैसे जाएगा? जो 1/4 सदस्य हैं, कुल जो सदस्य संख्या है किसी भी नगर निकाय या पंचायती राज संस्था की, जो कुल संख्या है उसके 1/4 सदस्य क्या लेंगे? 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, उनके समर्थन से ये प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर जब कुल सदस्यों के 3/4 सदस्य क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, तब ये क्या होगा? अनुमोदित होगा, तब क्या होगा? वो संस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ये बात हुई अविश्वास प्रस्ताव की। इसके अलावा यहाँ 1/4 नहीं, सॉरी 1/3 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, 3/4 सदस्य उसको जब समर्थित कर देंगे तो वो पारित हो जाएगा। उसके अलावा राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी की गई है राजस्थान में। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल का तात्पर्य है वापिस बुलाना, वापिस बुलाना, यानी पंचायती राज के कोई सदस्य हैं या शहरी निकाय का कोई सदस्य है, ये पंचायती राज के संदर्भ में नहीं, शहरी निकाय के संदर्भ में राइट टू रिकॉल लागू होता है। और इसमें क्या व्यवस्था है कि सभी सदस्य मिलकर, कैसे मिलकर? 1/3 प्रस्ताव रखेंगे और उस पर 3/4 क्या करेंगे? समर्थन देंगे। तब क्या किया जा सकता है? किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, किसी सदस्य को पद से हटा सकते हैं। इसे कहते हैं राइट टू रिकॉल। और इसका एक बार प्रयोग भी राजस्थान में हो चुका है। अशोक जैन नाम के जो व्यक्ति थे, आबू की जो पंचायत समिति थी उससे ये सदस्य थे, अशोक जैन, उनके विरुद्ध इस प्रकार के राइट टू रिकॉल का प्रयोग करते हुए उनको अपने पद से हटाया गया था। तो ये थे अविश्वास प्रस्ताव और राइट टू रिकॉल से किस प्रकार सदस्यों को अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट्स हैं उनको देख लें फटाफट से। सबसे पहले तो राजस्थान में कुल निकायों की यदि हम बात करें, शहरी निकायों की, तो वो संख्या है वर्तमान में 213, जिसमें से 11 तो क्या है? नगर निगम, क्या है? नगर निगम। और 33 क्या है? नगर परिषद, नगर परिषद। और 169 क्या है? नगर पालिका, क्या है? नगर पालिका। अब बात करें नगर निगम, 11 कौन कौन सी नगर निगम है? तो देखिए 11 नगर निगम है। पहली नगर निगम जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, पहले ये एक ही नगर निगम थी, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया। 2 नगर निगम जयपुर में, 2 ही नगर निगम जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण के नाम से कहाँ? जोधपुर में। फिर कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, उसके बाद अजमेर, और उसके बाद में अलवर, उसके अलावा कोटा और बीकानेर। इस प्रकार से टोटल कितनी? 11 क्या हैं? 11 टोटल कितनी है? नगर निगम है। कहाँ पर? राजस्थान में। 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिका। और कुछ तथ्यों को देखें। छावनी परिषद की यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो छावनी परिषद की हम बात करें तो छावनी परिषद क्या है? एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय का तात्पर्य है एक एक्ट के माध्यम से इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, अधिनियम के माध्यम से स्थापना की जाती है। तो वो संस्था कैसी हो जाती है? सांविधिक निकाय, स्टेचुअरी बॉडी हो जाती है। जबकि अधिसूचित क्षेत्र और एकल उद्देश्य अधिकरण नाम की संस्थाएं भी जो हैं वो कार्यरत हैं राजस्थान में, जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित छावनी परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति और एकल उद्देश्य अधिकरण राजस्थान में कार्यरत हैं। इनमें से छावनी परिषद तो एक क्या है? स्टेचुअरी बॉडी है, क्योंकि वो एक एक्ट के माध्यम से बनी है, जबकि ये कार्यकारी आदेश से बनी है। बाकी की 2 अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यकारी आदेश से बनी है। किसके द्वारा? कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। इसलिए ये क्या है? स्टेचुअरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब छावनी परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या होते हैं, इसके बारे में हम जब पिछली क्लास हमने देखे थे संवैधानिक प्रावधान, उसमें विस्तार से बात कर चुके हैं। अभी तथ्यों को हम देख रहे हैं। तो छावनी परिषद केवल एक जगह है राजस्थान में, वो है नसीराबाद अजमेर में। कहाँ है? नसीराबाद अजमेर में। उसके बाद है अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये राजस्थान में 2 जगह हैं।
एक तो है पुष्कर में और एक है आबू रोड। पुष्कर और आबू रोड में, आबू रोड में हालांकि इसकी समाप्ति हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में कितनी है, एक जगह है पुष्कर में। अब इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, कोई भी निर्वाचित सदस्य यहाँ नहीं होता। अब बात करते हैं एकल उद्देश्य अभिकरण। विशेष प्रकार के जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं वहां पर वहां की योजना, उस शहरी की योजना अनुरूप बनाने के लिए एकल उद्देश्य अभिकरणों की स्थापना की गई है। ऐसे ही अभिकरण की स्थापना जयपुर में की गई, जिसका नाम है JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण। उसके बाद ऐसी ही संस्था जोधपुर में स्थापित की गई, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर विकास प्राधिकरण। और 2012 में अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थापना इस संदर्भ में की गई। तो ये थे कुछ तथ्य शहरी स्वशासन से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और तथ्यों की ग्रामीण स्वशासन के बारे में। जिला परिषदों की कुल संख्या यदि हम देखें तो कुल जिला परिषदों की राजस्थान में संख्या है वो जिलों के बराबर, यानी वर्तमान में 33। हालांकि जिले बढ़ चुके हैं, लेकिन जब उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम ऑफिशियल रूप से मानेंगे कि जिले बढ़ चुके हैं। वर्तमान की बात करें तो 33 जिले, 33 जिला परिषद। पंचायत समितियों की संख्या जो वर्तमान में है वो है 352, और कुल ग्राम पंचायतों की संख्या राजस्थान में वर्तमान में है 11,307। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की यदि हम बात करें तो 11 बार पंचायती राज चुनाव राजस्थान में हो चुका है। जब 73वें 74वें संविधान संशोधन लागू हुए उससे पहले से लेके अब तक प्रथम बार यदि चुनाव की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में, हालांकि पंचायती राज संस्थाएं गठित बहुत पहले हो चुकी थी राजस्थान में, लेकिन पहली बार चुनाव जो हुए थे वो 1960 में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित चुनाव राजस्थान में पहली बार हुए। तब से लेके अब तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं। अंतिम बार 2021 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राजस्थान में हुए थे। तो ये थी कुछ बातें पंचायती राज और शहरी स्वशासन के बारे में विशेष रूप से संदर्भ लेते हुए राजस्थान का। इसी के साथ हमारी जो क्लास है आज की वो समाप्त होती है। आशा है इस टॉपिक के बारे में जो आपकी समझ है वो बेहतर हुई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।